हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में आप लोग देखे होइएगा कि वार्नर्स थ्योरी के बारे में आपको बताया गया कि वार्नर्स थ्योरी क्या था, कैसे वो इनिशिएट किए, कैसे आइडिया दिए और उस थ्योरी में कुछ शॉर्टकमिंग था, कुछ डिफेक्ट था, कुछ लिमिटेशंस था। उस लिमिटेशन को करीब करीब सुधारा गया इस थ्योरी में, जिस थ्योरी का नाम जानते होंगे। जैसे ऑर्डर हम कल लिख दिए थे, ऑर्डर था वार्नर्स के बाद आए थे लीनियर पॉलिंग्स, और वो पॉलिंग एक थ्योरी दिए थे। उस थ्योरी बहुत फेमस हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से। तो आज का हम लोग का टॉपिक हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप लोग नोट कीजिएगा, टॉपिक का नाम हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी हम लोग को पढ़ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग द्वारा 1930 में 31 में ये एक्सप्लोर किया गया था, 30 में आया था ये थ्योरी। और इसमें क्या कहा गया, इस थ्योरी का क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या मेन थीम है, क्यों पढ़ा जाता है, पढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। इस थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस थ्योरी के द्वारा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और जब हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा तो उससे हम लोग उसका नेचर फाइंड कर लेंगे। नेचर बहुत टाइप का होता है, नेचर डिस्कस करेंगे, नेचर फाइंड कर लेंगे और नेचर के साथ साथ उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज पूछेगा कि इस थ्योरी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे कि दिस थ्योरी, इसमें लिख सकते हैं कि दिस थ्योरी gives hybridization of complex compound, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको कहते हैं, along with its magnetic property and nature ये थ्योरी हमको इसके बारे में बताया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और नेचर के बारे में ये बताया। तो ये थ्योरी का अब क्या कॉन्सेप्ट, क्या बताया है, कैसे क्या नेचर है, क्या। इसके लिए कुछ लीनियस पॉलिंग ने कुछ पॉइंट्स बनाए, वो पॉइंट्स को ही हम लोग इसको पोस्टुलेट्स कहेंगे। तो उसमें पोस्टुलेट्स को अगर हम लोग उसका ओवरऑल देखें तो पोस्टुलेट्स जो होगा उसका कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम नोट कर देते हैं, एक एक करके आपको हम समझा देते हैं। तो उसमें सम ये जो थ्योरीज है वो बेस्ड ऑन पोस्टुलेट्स। तो इसमें लिख सकते हैं ऐसे करके। तो डिफिनीशन हो गया वीवीटी, इसको शॉर्ट में हम लोग वीवीटी कहेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीवीटी थ्योरी based on some postulates from postulates, उसमें नोट करेंगे हम लोग 1 करके, 1 2 3 करके हम लोग नोट करके एक करके हम समझा देते हैं। पहले हम नोट कर देते हैं तब आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए जैसे आप बताएं बेसिक पोस्टुलेट्स है, तो पोस्टुलेट्स हम नोट कर दिए हैं। इसका 5 बेसिक पोस्टुलेट्स है, तभी 4 लिखिए, फिर इसके बाद नोट करके बता देते हैं। जैसे जानिए क्या होगा था, देखिए लिखा करेक्टली है, जैसे आपका कॉमन भाषा में जो पढ़ते हैं उसे बता दिए हैं, एनसीईआरटी का ही चीज है कि इस थ्योरेटिकल अप्रोच के द्वारा, ये थ्योरेटिकल अप्रोच हुआ और थ्योरेटिकल अप्रोच में देखा गया कि मेटल और लिगेंड जो बॉन्ड आर अराइजेज बाय डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या कहता है, जैसे ये मेटल है और ये आपका लिगेंड्स हुआ, ये मेटल हुआ और ये क्या है, लिगेंड्स है। तो लिगेंड्स दिया मेटल को इलेक्ट्रॉन, तो जब ये लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए देगा तो मेटल को इलेक्ट्रॉन तो लेना पड़ेगा ना, ये मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। तो वही कह रहा है
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक नहीं देगा हमेशा, क्योंकि लिगेंड जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया जाएगा लिगेंड के द्वारा, किसको किया जाएगा, सेंट्रल मेटल को किया जाएगा, सेंट्रल मेटल को। सेकेंड कह रहा है कि सेंट्रल जो एटम होंगे या सेंट्रल मेटल जो होंगे, वो जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड देता है तो अपने ऑर्बिटल को वो अरेंज एकोमोडेट कर लेता है। एकोमोडेट समझे, अपने जैसे कोई बच्चे आ गए क्लास में, तो जैसे एक के बेंच पर 2-2 बच्चे बैठे हुए, 2 ही बेंच है, 4 बच्चे बैठे हुए, 2-3 बच्चे और हो गए, तो क्या करेंगे, वो बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बगल अगल बगल बैठ जाओ और बच्चे को एकोमोडेट करवा दो। तो वही करता है कि जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल को, तो सेंट्रल मेटल क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को एक अपने ऑर्बिटल को अरेंज कर लेता है, अरेंज करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन को अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। देखिए, तो इम्प्टी ऑर्बिटल जो रहता है सेंट्रल मेटल के पास, उसका जो इक्वल एनर्जी कब आता है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो जब जो इम्प्टी ऑर्बिटल है सेंट्रल मेट एटम के साथ, और उसका जो एनर्जी समान एनर्जी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, किसका इलेक्ट्रॉन को, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट कहता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडेशन में देखा गया 2 तरह का कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है। पहले या तो n-1 d ऑर्बिटल भाग लेता है, पढ़ाए होंगे आपको कि इसको कहते हैं पेनल्टी मेट सेल, जैसे ns हो गया लास्ट सेल, अल्टीमेट सेल, और उससे एक पीछे का, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में केमिकल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में पढ़े होंगे कि n-1 मैंने क्या, जो सेल लास्ट में है उससे एक पहले, जैसे n हो गया लास्ट ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट है, उससे 1 बिफोर, तो n-1d या ns और np, ये तीनों में से तीनों ऑर्बिटल भाग लेगा। कभी कभी देखा गया है कि इसमें नहीं तो ns, np और nd ऑर्बिटल भाग लेता है, यानी क्या, इसमें सबका एनर्जी सब एक जैसा है, लेकिन इसमें 2 तो एक जैसा है, और एक जो हो गया nd ऑर्बिटल जो है पीछे वाला आ गया, ठीक है, ऑर्बिटल भाग लेता है। और जब वो भाग लेने के बाद वो डेफिनिट ज्योमेट्री प्रोवाइड करता है, ज्योमेट्री आता है जब हाइब्रिडाइजेशन से ही ज्योमेट्री निकलता है। जैसे तो आप पढ़े होंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, बहुत सारा होता है, ट्राइगोनल, पिरामिडल, ये सब इटीसी लिख दिए हैं, ये ऑर्बिटल में भाग लेगा। तो इससे थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जब बॉन्डिंग होता है मेटल और लिगेंड्स के बीच में, तो बहुत सारा बॉन्ड बनता है मेटल के साथ, 5-6 लिगेंड्स जुड़े हुए, जैसे 4 टेट्राहेड्रल में 4 जुड़े होंगे, ऑक्टाहेड्रल में 6 जुड़े होंगे, तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, गौर कीजिएगा, उसका जो स्ट्रेंथ होगा मेटल और लिगेंड का बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होगा, वो बहुत सब एक जैसा होगा। ऐसा नहीं कि एक्सियल बहुत स्ट्रांग वीक हो जाएगा इक्वेटोरियल, ये ऐसा कुछ नहीं, रिएक्टिविटी कंसेप्ट अलग है, लेकिन सब बॉन्ड का स्ट्रेंथ एक जैसा होगा। और देखिए इसीलिए कह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, सब इक्वल होगा, लेकिन उसका सब में डायरेक्शनल नेचर होगा। डायरेक्शनल नेचर मीन्स क्या, कि जहां मेटल है इसके इससे ओरिएंट होगा। सपोज कीजिए स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर हो गया तो स्क्वायर टाइप ऐसे बन जाएगा, 4 बीच में मेटल है और 4 लिगेंड 1 2 3 4 करके 4 लिगेंड हो गया। इसी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा, तो पहला दिमाग में फिर सेट कर लीजिए। पहला लिगेंड में क्या कहा कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है किसको, सेंट्रल मेटल को। सेकेंड कहता है कि सेकेंड जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मेटल तैयार होता है तो अपने ऑर्बिटल को अरेंज कर लेता है। थर्ड में कहता है कि जब ऑर्बिटल को अरेंज कर लेता है तो 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन जनरेट होता है, एक n-1d ns np या ns np nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। और चौथा में क्या होता है कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग बनता है तो उस बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेंथ इक्वल होता है, और वो सारे बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शन मीन्स क्या, कि अपने मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम दूरी पर जाएगा तो रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। इसलिए स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। ये 4 बेसिक्स हुआ। उसके बाद 5th पॉइंट में भी आपको हम बता देते हैं। हाँ, अब इसमें देख लीजिए, इसका जो 5th पोस्टुलेट्स है, 5th पोस्टुलेट देखते हैं। इम्प्टी ऑर्बिटल जो होता है, जैसे बताया ना, इम्प्टी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल के पास है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन जो लेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, बीवीटी थ्योरी के हिसाब से मेटल लिगेंड के बीच में कौन बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग। और फिर क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा
किसी चीज कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम कॉम्प्लेक्स का निकाल सकते हैं। उस निकालने के बाद हम लोग उससे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, और जब हाइब्रिडेशन निकल जाएगा तो कौन कौन सा ऑर्बिटल उसमें यूज हुआ वो भी बता सकते हैं, और उसका क्या ज्योमेट्री होगा वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, कौन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यानी वीवीटी हम लोग ये कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बता देते हैं कि कौन कौन सा जनरली हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वहां पर 2 पर या 3 पर हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो 2 वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो उसमें रेयर केस में आता है। तो रेयर केस में जनरली देखा गया है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेगा, 2 जब एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा तो कौन सा होगा, तो 2 वाला केस में आ जाता है ऑर्बिटल, एक एस आ जाएगा और एक पी जेड आ जाएगा। देखिए 2 ऑर्बिटल आया तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp हो गया। sp का ज्योमेट्री आप पढ़े हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़े हुए हैं, इसका क्या होता है, लीनियर होता है। ये बहुत सब रेयर केस है, आपके एनसीईआरटी बुक में 4 वाला और 6 वाला 2 बेसिकली इसका चर्चा किया हुआ, लेकिन ये भी बना सकते हैं। अगर ये 3 ऑर्बिटल्स आ गया, 3 ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा, तो s आ जाएगा और px आ गया और py आप पढ़े हुए, px py समझते हैं ना, जैसे आप पढ़े होंगे कि p ऑर्बिटल में 3 डेजिग्नेशन होता है, 3 ऑर्बिटल्स बॉक्सेज होते हैं, एक हो गया px, एक हो गया py, एक हो गया pz। तो पहला को x कहते, दूसरा को y, तीसरा को z। तो यहाँ कौन पार्टिसिपेट किया, x y करके हुआ। तो हाइब्रिडेशन में देखिए 1 2 3 पार्ट लिया तो क्या नाम हो गया, sp2। अब sp2 हो गया तो इसका नाम हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगल में आ गया तो नाम क्या हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर करके इसका नाम हो गया, ये नाम आ गया। नेक्स्ट हमारा हो गया, अब 4 आया तो 4 में क्या होता है आप तो जानते हैं, 4 तो बहुत फेमस है। तो s होगा, s के साथ क्या px, px py, py के साथ pz, तीनों ऑर्बिटल हुआ तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। sp3 को तो बहुत फेमस जानते हैं, sp3 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या कहते हैं, टीडी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया, अगर 4 में ही होता है तो 4 में कौन सा ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा, तो 4 का जो ऑर्बिटल्स होता है जिसमें हाइब्रिडेशन में sp2a में आता है, इसमें देखा गया कि dx² टू y², पहला ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट करेगा, dx² टू y। जैसे जानते हैं ना कि d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। उसमें पहला हो गया dxy, सेकेंड हो गया dxz, थर्ड हो गया dyz, और ये फोर्थ हो गया, यहां लिख देते हैं dx² टू y², और फिफ्थ हो गया यहां पर क्या, dz²। ये आपको कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया ओरिएंटेशन के बारे में। तो इसमें पहला ये पार्टिसिपेट लिया, उसके बाद क्या हुआ, s पार्टिसिपेट किया, उसके बाद क्या हुआ कि s dsp2, तो p में x पार्टिसिपेट किया, py पार्टिसिपेट किया। तो देखिए तो dspp, तो क्या होगा dsp2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्या नाम हो गया, dsp2। और ये जो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा हो गया जो 5th नंबर पर आ गया, तो 5th नंबर पर क्या कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, फेमस आप जानते हैं, s आएगा, उसके बाद क्या px आया, py आया, pz आया, तो sp3 हो गया। और उसमें d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो dz² पार्टिसिपेट करेगा। एकदम ध्यान दीजिएगा, कौन ऑर्बिटल हो गया, dz²। पूछ सकता है d में तो 5 ऑर्बिटल्स है तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो dz² पार्टिसिपेट करेगा। तो अब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp का 3 हो गया तो हो गया sp3, और यहां पर क्या हो गया, sp3 के साथ क्या होगा, d ऑर्बिटल्स हो गया। इसका आप पढ़े होंगे, इसका होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल ये इसका नाम हो गया। फिर ध्यान, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहां तक इसका नाम हो गया, टीबीपी। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टीबीपी, टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसमें 5th में फिर कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, 5th ऑर्बिटल में, तो 5th ऑर्बिटल में एक और पार्टिसिपेशन हो सकता है, वो पार्टिसिपेशन क्या होगा उसके बारे में आप लोग को क्या करना है, जानना है। तो उसमें देखा गया कि यहां पर फिर क्या आ जाएगा, dx² टू y², और उसके बाद dx² टू y² आ गया। तो इसमें d जब ऑर्बिटल्स आ गया तो इसके साथ यहां पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा, पहले d आ गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, s के साथ क्या px,
py और क्या आ गया pz। तो हमारा हो गया क्या dsp3 हो गया। इसका जो नाम हो गया स्क्वायर, इसका क्या कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल, इसका नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। बहुत अच्छा कंपटीशन सब में आता है। पहले डी ऑर्बिटल आया, देखिए 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, लेकिन दोनों का ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन चेंज हो गया। पहले डी आया, अब आगे बताएंगे कब पहले डी आएगा, क्यों डी आता है, इसका हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। उसका क्या ज्योमेट्री हुआ था, ज्योमेट्री इसका बता दीजिएगा। उसके बाद 6 आता है, 6 तो बहुत फेमस है। 6 में 2 केस आता है, पहले एस आएगा, फिर पी एक्स आ गया, पी वाई आ गया, पी जेड, 3 ऑर्बिटल हो गया। और डी में क्या आता है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर आता है, और उसके साथ क्या आता है लास्टली डी जेड स्क्वायर आता है। मैंने डी का जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट करता है। तो आप हाइब्रिडेशन क्या होगा, देखिए एस पी का कितने 3 ऑर्बिटल्स, तो एस पी 3 हो गया, और डी का कितने ऑर्बिटल्स 2 हो गया, तो डी 2 हो गया, एस पी 3 डी 2 हाइब्रिडेशन हो गया। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत फेमस है, नाम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल OH, इसको कर शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं OH। और लास्ट हमारा हो गया यहाँ पर 6th नंबर में पहले डी ऑर्बिटल आ जाएगा। तो डी ऑर्बिटल में फिर पहले क्या आएगा, वही डी जेड स्क्वायर, डी पहले तो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, फिर आया क्या डी जेड स्क्वायर, फिर क्या आया, फिर एस आ गया, फिर क्या आ गया पी एक्स आया, फिर पी वाई आया, फिर क्या आ गया पी जेड आया। सब मिला के सॉल्व कर लीजिए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा ऑक्टेहाइड्रल होगा। और लास्ट हमारा हो जाता है एक स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बारे में फिर हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। उसमें होता है हाइब्रिडेशन में sd5, डी का 5 ऑर्बिटल आएगा, 5 ऑर्बिटल, डी का 5 ऑर्बिटल जान गए, 5 लिखा हुआ है, dxy, dxz, इसको मिटा दे, ठीक से लिख देते हैं, देख रहे होंगे। पहला डी, पहला तो एस आएगा, एस है, एस आ गया, उसके बाद डी एक्स वाई, कॉमा डी एक्स जेड, कॉमा डी वाई जेड, कॉमा डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, कॉमा डी जेड स्क्वायर। ये इसमें इसका ऑर्बिटल्स आ गया। और जब ही ऑर्बिटल्स आ गया तो हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा sd5, क्या हो गया sd5। ये प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होगा। इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, कंपटीशन में आया हुआ है, प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होगा इसके बारे में। लेकिन आपके जो एनसीईआरटी बुक में इसमें जो 1 2 3 4 ये 4 स्ट्रक्चर के बारे में जो जिसमें टिक लगा दिए हैं, ये 4 आपके एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया है। तो इससे ये थ्योरी, ये बेस हमको तैयार किया। अब इस पर हम लोग अप्लाइड करेंगे कि कब ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। कोई बच्चे पूछा था सर DSP2, कोई क्वेश्चन आया था D2sp3 या sp3d2 में सर क्या अंतर है, या ऐसे पूछ सकता है कि DSP2 और sp3d में क्या अंतर है, या ये दोनों में दोनों तो 4 ही ऑर्बिटल है लेकिन दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग बता सकते हैं। अभी एग्जांपल लेके जब सॉल्व करेंगे तो उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है, इस पर डिस्कस करेंगे। इसको सबको लर्न याद कर लेना, रट जाना है इसको। ठीक है, हाँ, अब हम लोग देखते हैं ये जो पॉइंट्स नोट कर लिए। इस पॉइंट नोट करने के बाद अब नोट पॉइंट में हम लोग देखने हैं, अभी मेन पोस्टुलेट्स नोट किए हैं, कुछ नोट पॉइंट में समझिए जो मैं आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो बहुत बड़ा लिख के दिया है लेकिन है कुछ नहीं, उसका 2 पॉइंट्स हम बना दिए हैं नोट पॉइंट्स। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें क्या कर रहा है कि अगर सिस्टम क्या हो सकता है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप जो जानते हैं, फिर समझा देते हैं। डी में इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, D1 रख सकते हैं, D2 रख सकते हैं, D3, D4, D5, D6, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते D7, फिर D10 तक रख सकते हैं। तो कहता है कि जिस कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल एटम का जो d ऑर्बिटल होगा, अगर वो D1, D2, D3 है, देखिए पहला केस D1, D2, D3 केस है, तो उसके उस कन्फिग्रेशन में D में हमेशा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, 12th बोर्ड में भी पूछे हुआ, कंपटीशन में भी आया हुआ। लेकिन कंपटीशन में ज्यादातर देखिए पूछता है कि D1 कन्फिग्रेशन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे 1,
फिर डी में कितने डालेंगे 2, डी ऐसे है, डी में दे देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। D3 है तो इसमें डी में कितने डालेंगे, डी में 3 और वाइट में, एक एक करके अकॉर्डिंग टू कौन रूल, होल्स रूल डाल देते हैं। अब यहां पर क्या है कि इस सिस्टम में अभी भी हाइब्रिडाइजेशन में जो डी ऑर्बिटल भाग लेगा, बताते हैं डी ऑर्बिटल जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई होगा उसमें कौन सा डी ऑर्बिटल भाग लेगा, तो या तो इनर डी या तो आउटर डी। और डी में कौन ऑर्बिटल भाग लेगा, अभी पढ़ाए हैं डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और लास्ट डी जेड स्क्वायर। देखिए यहां भी दोनों डी, ये दोनों ऑर्बिटल बचा हुआ, यहां भी बचा हुआ, इस केस में भी बचा हुआ। ये तीनों केस में गौर कीजिए बचा हुआ है, इसलिए D1, D2, D3 सिस्टम का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो क्या होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो D1 का मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वही D2 का होगा और D3 का। क्वेश्चन समझ गए, मुझे D2 का D3 से क्या अंतर है होगा, बोले नहीं अंतर होगा। क्यों नहीं अंतर होगा, कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो डी ऑर्बिटल उसके लिए दो ऑर्बिटल चाहिए डी, वो 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी तीनों में क्या अवेलेबल है। लेकिन जब ये हम लोग D4 कर देते हैं, तो D4 अगर कर देंगे तो 1 2 3 4, अब तो हमको डी को 2 ऑर्बिटल चाहिए ना, डी का कितना एम्प्टी है, एक ही एम्प्टी है ना। तो अब क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के हमको यहां डालना पड़ेगा तब ना 2 डी खाली हुआ। अब ये 2 डी खाली हुआ तो 2 डी अब ये खाली हुआ, इसलिए अब कितना अनपेयर्ड बचा, देखिए यहां तो ये पेयर्ड हो गया, पहला पेयर्ड हो गया और ये अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, 2 ही अनपेयर्ड बचा। तो हम क्या देखें, D4 सिस्टम में कितने अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड। D4 सिस्टम कितने अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड। फिर अगर D6 सिस्टम का बात करती है, देखिए D6 सिस्टम में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब तो एक भी डी के लिए नहीं है रेंज, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ही लिगेंड्स आता है तो डी के इलेक्ट्रॉन को 2 ऑर्बिटल को खाली करना पड़ेगा। तो ये इसको उठा के लाते हैं तो यहां डाल देंगे, इसको उठा के लाए यहां डाल दी, अब डी खाली हो गया। अब देखिए कितना अनपेयर्ड, देखिए ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी, तीनों पेयर्ड हो गया। तो इसमें देखिए D6 सिस्टम में कितना बताइए, इसमें D5 में 1 और D6 में कितना आ गया, D6 में 0 अनपेयर्ड। इसमें आर रेस्पेक्टिवली कर दीजिएगा, समझ में आएगा, रेस्पेक्टिवली। हाँ, इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे, D4 का मैग्नेटिक बिहेवियर जो होगा D5 से अलग होगा, D5 का D6 से अलग होगा। क्यों, कि सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड्स करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में क्या हो रहा है, इस तीनों में चेंज हो रहा है, इसलिए ये तीनों का एक केस हो गया और ये 30 का एक केस हो गया। तो 2 के इसके लिए केस अप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग इसमें डी ऑर्बिटल खाली ही नहीं बचेगा। तो हम लोग का 2 केस याद रखिएगा, यही आपके बुक में एनसीईआरटी में दे दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, VBT में पढ़िएगा तो दिया हुआ। यही बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दिया, लेकिन पॉइंट्स ये 2 उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो क्या समझे कि D4 सिस्टम में कितना अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, D5 में कितना अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, D6 में कितना अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड। और ये आपका केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और जो पेयर्ड हो जाएगा वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। उसको हम लोग गॉस बैलेंस के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, कंप्लेक्स को डालेंगे गॉस बैलेंस में, बता देगा कि डायामैग्नेटिक है कि ये पैरामैग्नेटिक है, तो बता सकता है। तो क्या रूल बता दिमाग में सेट कर लिए कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेयर्ड है तो कौन मैग्नेटिक हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। जबकि अगर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये आप प्रीवियस 11th में भी पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लासेस में जानते होंगे, दोनों कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कोई एग्जांपल्स लेके डिस्कस करते हैं इस VBT थ्योरी में क्या क्या बात को इसको एक्सप्लेन करना है एक एक करके। तो इतना उम्मीद करते हैं समझे होंगे। आप इसको मिटाते हैं और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए कोई एग्जाम्पल लेके पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कंपेयर करके पढ़ रहे हैं कहां पर क्या होगा। एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, फेमस कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6Cl3, ये कॉम्प्लेक्स लिए है ना। और एक कॉम्प्लेक्स और ले लेते हैं यहां पर COF6 और पीछे या यहां 3 माइनस कर देते हैं,
ऐसे ये दोनों कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, दोनों में, अब दोनों में सब क्या क्या हमको करना है, दोनों में कंपेयर करना है। सारा पॉइंट एकदम ध्यान सीख जाइएगा, ध्यान से देखिए। दोनों में कंपेयर करना है, वीवीटी पे इस पर अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाइड करेंगे वीवीटी को? वीवीटी अप्लाइड करने पहले तो कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको हम लोग घेर दिए, पॉइंट्स बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमको इसमें क्या करना है, क्या चीज पढ़ना है? तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहला कि सबसे पहला काम हमको करना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ON समझ गए होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। हम शॉर्ट में बता रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालेंगे आपको जानते हैं, इसका मेट्रिक्स का सेंट्रल मेटल का इसका X, अमोनिया मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 × 6, क्लोरीन पर -1 होता है, -1 × 3, सब मिला के कोई चार्ज नहीं है तो 0, देयरफॉर X इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा 3 तो +3, इसका मतलब हमको कितना निकल गया ऑक्सीजन नंबर? +3। इसमें भी निकाल लीजिए, X है, इसका X माने फ्लोरीन हेलोजन फैमिली का है तो -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू -3, तो X इक्वल टू -3, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर +6 हो जाएगा। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, +3 होंगे। तो यहाँ पहला स्टेप हम लोग कर लिए। पहला स्टेप क्या कर लिए, ऑक्सीजन नंबर निकालिए, दोनों कोबाल्टे हैं, इसका भी +3 आया, इसका भी +3 आ गया, पहला काम खत्म। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वर्क हम लोग फिनिश कर लिए, सारा वर्क करके हम बता रहे हैं, एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंड जो काम करना है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसी मींस क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका, ऑफ किस पर, कोबाल्ट है। कोबाल्ट कितना है, कोबाल्ट पर कितना चार्ज आ गया, 3+ का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इसमें कैसे लिखेंगे, आपको जानते हैं कोबाल्ट का 27 होता है, तो उसकी 27 के लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, जानते होंगे, ऑन रूल ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, 4s2 और 3d7, 27 हो गया, लेकिन 3+ है। अब यहाँ गौर कीजिए, 3+ इस पर दिया हुआ है, और जब प्लस दिया हुआ है इसका मतलब ये होता है कि प्लस देने का मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम, लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना प्लस में। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3+ है, इसमें हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 3 3 3 4 3 आ गया, तो सबसे लार्ज क्वांटम नंबर कौन हो गया, 4 हो गया। इसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हटा सकते हैं, कितना हटा सकते हैं, इसमें से हम, इसके पास 2 ही है, यहां से 2 हटा देंगे, और यहां पर कितना बच गया, अब एक 1 बच गया, यहां से अब तो लास्ट ऑर्बिटल तो ये है, इसमें से हम क्या 1 को हटा देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप आपको शॉर्ट को देखिए, इतना को हम आर्गन भी लिख सकते हैं। अब जानते होंगे लिखने का तरीका, आर्गन 18 हो गया यहां तक, उसके बाद क्या आ गया, 4s0 आ गया, 3d क्या आ गया, 6 आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी में भी कोबाल्ट का क्या है, इस स्टेप में भी समझिए, जहां पर प्लस मींस क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर होगा, देखिए यह 4 है, इसमें से हम निकालेंगे। अब यहां पर अगर हम लोग निकालते हैं, गौर कीजिएगा, तो यहां पर इस स्टेप में भी क्या सेम हो, सेम समझ गए ना, जो यहां पर भी कोबाल्ट 3+ होगा ना, तो यहां पर ऐसे दिखा दीजिए, कोबाल्ट 3+ है, 27 है, इसका भी कितना निकलेगा, वही चीज निकलेगा, क्या निकलेगा, सेम, आर्गन 18 4s0 3d6, यहां भी क्या निकल गया, 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हम उम्मीद करते हैं ये बनाना सीख गई, ये इसमें गलती हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। क्या किए हैं यहाँ पर, यहाँ 4s2 था तो 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट किए, क्योंकि यहाँ 3 सब्सट्रैक्ट करना है, 3+ है, 3 करना था, 2 इसमें से करेंगे, जो रेस्ट बच गया, अगर 2 ही रहता तो यही छोड़ दीजिए, यहाँ 3d7 नहीं होता, अगर 4 रहता तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते तो यहाँ 5 आ जाता, सेम हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड स्टेप हम लोग क्या किए, क्लियर कर लिए। बढ़िए, थर्ड स्टेप में क्या करना है, ध्यान दीजिए, थर्ड स्टेप में ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डालना है, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर लिखेंगे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी फिर ध्यान दीजिए, इसी मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बारे में। तो ऑर्बिटल्स हमारा कौन कौन सा, देखिए ये तो आर्गन इनर्ट गैस ही तो भाग नहीं लेगा, तो अब कौन कौन सा ऑर्बिटल आ गया, यहां पर 4s है, 3d है। अब इसको अरेंज करना है, अरेंज करना है, पहले 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले यहां पर 3d कर देते हैं, 3d6, यही ध्यान देनी, 3d6 कर दिए, 3 के बाद 4 आता है ना, तो फिर 4s कर दिए, 4s के बाद क्या आता है, 4p, जैसे आप ऑब्बो रूल में आपको सिखाए थे,
ओवरऑल ध्यान है ना, 1s2 2s2 करके लिख के अब बताए होंगे, 1s2 2s में 2s2p, 3s में से 3p 3d आता है, 4s में क्या आता है 4p आता है, 4d आता है, 4f आता है, ऐसे करके क्रॉस करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पढ़े होंगे 11th में। कौन सा रूल हो गया, ऑब्बा रूल हो गया। इस रूल के हिसाब से इसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। ये कंफ्यूजन आ गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जीरो, इसमें भी नहीं है तो क्या जीरो डाल देंगे, जीरो डाल देंगे। यहां पर भी वही सेम चीज होगा, सेम चीज थर्ड स्टेप इसमें भी वही होगा। क्या करेंगे, 3d क्या कर दिए 6, और बताइए 4s जीरो कर दिए, और 4p क्या कर दिए जीरो कर दिए। ये कंफ्यूजन को डाल दिए। अब इस कंफ्यूजन को डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन को अरेंज करते हैं। अब अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, तो अगर इसको, अब ये प्रॉपर्टी यहां तक तो हम लोग कर लिए, ये प्रॉपर्टी तो हम लोग कर लिए। यहां तक करने के बाद अब देखा गया कि जब इस कॉम्प्लेक्स को गॉस बैलेंस में डाला गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सर्च किया गया, टेस्ट किया गया, तो देखा गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट जो ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कुछ चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इसमें कुछ चेंज होता है। चेंज क्या होता है कि जब गॉस बैलेंस मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करता है ना, उसमें डाले तो मैं इसका शो कर रहा है ये डायामैग्नेटिक। तो यहां पर यहां लिखना पड़ेगा इस स्टेप में कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट इसके द्वारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसका निकाले गए गॉस बैलेंस के द्वारा, तो एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि दिस complex is diamagnetic, और ये निकाला गया डिस्कम्प्लीट डायमैग्नेटिक। ये क्या, अब ये क्या रिवील करता है, ये कुछ रिवील करता है। रिवील करता है डायमैग्नेटिक कैसे हो गया कि जबकि हम लोग जो ऑर्बिटल बनाते हैं, तो आपको जानते होंगे आप, जैसे डी में भी बोले हैं 5 ऑर्बिटल्स है, तो 1 2 3 4 5, तो यहां 1 2 3 4 5 6, जबकि यहां पर क्या होता है देखिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए क्या पैरामैग्नेटिक। और जब हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स क्या पाते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होता है, इसका मतलब कुछ इसमें समथिंग कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ में वही गड़बड़ क्या कहता है, दैट रिवील सम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। और ये इस पर जब लिखा गया है कि इसमें भी लिख सकते हैं ऐसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। अब देखिए यहां पर यहां डायामैग्नेटिक आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है पैरामैग्नेटिक। ये जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया, इसमें फिगर से हमको तो नहीं लग रहा, हमको यहां पर डायग्राम तो लग रहा है सही में। यहां डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब है ना। जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो सचमुच ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। सभी लग रहा है, लेकिन ये तो सही नहीं लग रहा। इसका मतलब इसका सच्चाई अब क्यों हुआ, इसके बारे में ये वीवीटी थ्योरी, यही इसका लिमिटेशंस आगे हम देखेंगे। ये लिमिटेशंस है कि ये कह रहा है यहाँ पर पैरा, जो मान रहे हैं हम, जो हम लोग पढ़े हैं हुड्स रूल के हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी बताए हैं, तो अनपेयर्ड है तो पैरा होगा। लेकिन यहाँ पर भी अनपेयर्ड है ना, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डाया हो रहा है। अब क्यों होगा, कैसे हुआ, तो उसी कंसेप्ट के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट निकाला गया। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या है इसका, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है इसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, 5th पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए गौर की, एकदम समझ जाए, तुरंत समझ जाइएगा हाइब्रिडाइजेशन जो कैसे होगा। अब देखिए डी के पास इलेक्ट्रॉन से, तो डी के पास पहले इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लीजिए। डी के पास जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एस उसके पास नहीं इलेक्ट्रॉन है, एस में खाली है, पी में भी खाली है, ऐसे बना दिए। अब यहां पर देखते हैं क्या कि ये जो ऑर्बिटल्स है, अब यहां पर कितने लिगेंड्स हैं, आप जान देखिए यहां पर लिगेंड्स आ जाइए। लिगेंड्स कितना है 6 है,
एक लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और 2 इलेक्ट्रॉन तो टोटल इलेक्ट्रॉन लिगेंड से कितना आएगा? 6 इंटू 2 कितना होगा? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 इलेक्ट्रॉन को इसको एकोमोडेट करना है। 12 कहां पर रखिएगा? इसका जगह कहां? एक ऑर्बिटल्स में 2 ही रह सकता है। यहां देख रहे हैं 4 खाली है, तो 4 2 जा कितना हो गया? 8 रह सकता है। लेकिन हमको एकोमोडेट कितना करना है? 6 इंटू 2 कितना? 12 को करना है। तो हम क्या करेंगे? तो इसमें क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आया, लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन आया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना शुरू हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन उठ के, अभी बोले हैं ना, ये जो ऑर्बिटल्स था ये उठ के यहां चला गया और फिर ये उठ के कहा? यहां चला गया। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा भी बॉक्स खाली हो गया। अब ये जो 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड का हुआ, तो 12 में 2 यहां, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। आप कितने ऑर्बिटल्स देखिए, आप कितना कौन कौन भाग लिया। आप देखिए डी का कितना? डी का 2 ऑर्बिटल, तो लिख देंगे D2। क्या लिख देंगे? D2। एस का कितना और बॉक्स भाग लिया? 1 S। पी का कितना लिया? 3। तो कौन हाइब्रिडेशन हो गया? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ध्यान फिर रखिए, हाइब्रिडेशन में कैसे लेंगे? निकालेंगे 2 2 2 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन लिगेंड से लाया? तो लिगेंड कितने हैं? 6 है। तो 6 इंटू क्या? 2। तो कितना इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड का है। और 12 इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया। आप देखिए अनपेयर्ड था ये, तो यहां तो समझ रहे थे कि डायामैग्नेटिक कैसे होगा। अब देख रहे हैं ना, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड। अब सब ये भी सब पेयर्ड है। अब पेयर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। इसका मतलब मैग्नेटिक जो मशीन बता रहा था बिल्कुल सही बता रहा था, लेकिन हमको देखने में क्या लग रहा था? ये पैरामैग्नेटिक। हुआ कौन मैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। अब इसमें विचार कर लेते हैं। जैसे इसमें भी एस का 1 ऑर्बिटल से, पी का भी क्या यहाँ पर 3 ऑर्बिटल से। फिर इसको लाइए, एस में जैसे भी लाए हैं, अभी जैसे जैसे किए हैं, तो फिर 1 2 3 4। अब यहां पर क्या करना है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। और एस में क्या है? एम्प्टी है। पी भी क्या है? हमारा एम्प्टी है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या है? एफ कितने ये है लिगेंड से? 6 लिगेंड, 1 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इंटू क्या हो गया बताओ? 2। फिर वही लिख देंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका? लिगेंड। इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड्स क्या हो गया? 6 इंटू 2 इक्वल टू कितना? 12 इलेक्ट्रॉन। आप कैसे 12 इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे? तो देखा गया है कि 12 इलेक्ट्रॉन जो अरेंज किया जाता है इसमें, आप देखिए 3d है, 4s है, 4p है, उसके बाद भी ऑर्बिटल लेंगे तो क्या? 4d भी ऑर्बिटल आता है। तो 4d भी आता, तो 4d भी यहां पर क्या है? 0 है। 4d भी यहां पर क्या है? एम्प्टी है। तो यहां पर क्या होता है इस केस में? देखा गया पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑर्बिटल्स था ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये पेयरिंग नहीं कर रहा। पेयरिंग नहीं कर रहा, तब भी हमको तो 12 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो इसमें नहीं डालना है तो कहां डालना? 12। इसमें 12 कैसे अरेंज होगा? यहाँ 2 2 2 2 8 हुआ। इसके बाद इसका मतलब इसके बाद एक और ऑर्बिटल आएगा, उस ऑर्बिटल का क्या नाम हो गया? डी ऑर्बिटल। अभी देख रहे हैं कौन ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका? लिगेंड। कितना इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड? तो 2 इंटू क्या? 6 इक्वल टू 12। अब यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन को हमको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे 12 को? इसको तो कुछ नहीं करेंगे, क्यों कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है? जो हमको एक्सपेरिमेंट क्या बताया? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक अभी भी है, देखिए अनपेयर्ड है, 4 4 अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है। तो 2 कैसे देंगे? 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। अब हो गया ऑर्बिटल। तो यहां पर कितने हाइब्रिडेशन हो गया? देखिए एस का यहां से पी, डी का यहां। आप देखिए एस का ए, पी का कितना? 3, डी का कितने बॉक्स बाहर पार्ट लिया? 2। तो देखिए sp3d2 हो गया। और ये क्या हो गया? d2sp3 हो गया, d2sp3 हो गया। और ये क्या हो गया? sp3d2। देखिए दोनों में अंतर। बहुत भी स्टूडेंट पूछे थे क्या डिफरेंस दोनों में है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो अब बात होता, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, इसको क्यों नहीं हम पेयरिंग किए? इट इज लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, क्योंकि रूल कहता है, आगे पढ़ेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो पेयरिंग करता है। फ्लोरीन यहां पर वीक लिगेंड है, ईएन वैल्यू से नहीं समझिएगा, यहां वीक लिगेंड है, जबकि अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये इसका डिफेक्ट्स है। तो ये डिफेक्ट्स देख लिए। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। 6ठा पॉइंट में इसका क्या देखना है? नेचर देखना है। अब आपको नेचर बता देते हैं। अब आपका 5th पॉइंट के बाद 6th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या है आपका? पहले तो स्ट्रक्चर पूछ लेगा। स्ट्रक्चर में क्या दीजिएगा? स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर किस पर बेस्ड है? अभी हमेशा क्या इसका निकला है? इसका प्लेस का क्या निकला है? D2sp3। D2sp3 का कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऑक्टाहेड्रल।
इसमें क्या हाइब्रिडेशन निकला है, sp3d2। दोनों केस में क्या होता है, इस केस में भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। दोनों का जो स्ट्रक्चर हुआ, ज्योमेट्री हुआ, वो ऑक्टाहेड्रल। 7th पॉइंट में इसका अगर नेचर पूछ दे, नेचर में जो बात होता है ध्यान दीजिएगा। पहला कि ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ था, अभी जो हम लोग देखे थे इसमें कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6 था। जब लिगेंड आया तो क्या किया, लिगेंड आया तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन कितने बॉक्स में चला गया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। लिगेंड आने पर ऐसे ही हो गया ना। तो इसमें क्या हो गया, अभी इसमें क्या था, स्पिन, हाफ स्पिन, इसका भी हाफ हाफ होता है, इसका भी प्लस हाफ हुआ, इसका भी प्लस हाफ। तो 4 स्पिन था, प्लस हाफ करके सबका होता है। स्पिन यहाँ पर 2 था, लेकिन जब लिगेंड आया तो देखिए इसका प्लस हाफ होता है, नीचे वाला क्या होता है, माइनस हाफ। तो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो ये क्या मतलब, स्पिन का वैल्यू जितना था उससे क्या होगा, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, इसके स्पिन का वैल्यू इससे कम हो गया। तो नेचर में पहला नेचर देंगे, इसमें क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन खूब बढ़िया पूछता है, लो स्पिन टारगेट में खूब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद पूछेगा कि देखिए 2 तरह का डी ऑर्बिटल था, ये यहाँ पर 3d था, उसके बाद 4s था, उसके बाद 4p था। इधर क्या था, देखे थे, अभी देखे हैं, पहले 4s पार्ट किया, फिर 4p किया, फिर क्या लिया, 4d लिया। तो ये आउटर डी है, जबकि ये इनर डी। क्यों इनर डी किए, s में तो 4 है, आप 4 से क्या अभी बताए थे हाइब्रिडेशन में ना, n-1d। देखिए n-1d है, तो पीछे का डी भाग लिया, तब जब नीचे पहले डी आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इस केस में जब ये इनर ऑर्बिटल होगा तो स्पिन का वैल्यू क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। स्पिन का वैल्यू लो हो जाएगा। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप क्या बताइएगा, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नेचर में हम दे सकते हैं ना, पेयर्ड हो गया, तो पेयर्ड में तो पहले बता दिए हैं, जो पेयर्ड केस तो आ ही गया है पैरामैग्नेटिक के केस में। उसके बाद लिगेंड के बात होता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको कहा गया एक स्पेशल में हाइपर लिगेट कॉम्प्लेक्स। हाइपर लिगेट कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब समझिए हाइपर लिगेट क्यों कहा गया, कि लिगेंड जो आया वो बहुत एक्टिव था, इसलिए इसको क्या पेयरिंग कर दिया। तो पेयरिंग कर दिया तो पावरफुल था, जबकि इस केस में पेयरिंग तो नहीं हुआ। इसके सी में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जैसे एबीसी पढ़े ना, इसका सी में क्या पेयरिंग नहीं हुआ, तो इसका नाम हो गया हाइपोलिगेट। समझिए हाइपोलिगेट कॉम्प्लेक्स हो गया। और इस केस में अब इसमें क्या दीजिएगा, ए में बताइए, ए में खुद बताइए, लो स्पिन हुआ कि हाई स्पिन। इसमें तो जो इलेक्ट्रॉन था, डी का जो इलेक्ट्रॉन था 4s के बाद यहाँ पर 3d था, तो 3d का इलेक्ट्रॉन तो हमारा क्या, मेटल का इलेक्ट्रॉन तो ऐसा ही रह गया, नहीं रह गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही था। तो यहाँ स्पिन देखिए हाफ 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 2 स्पिन हो गया, तो हाई स्पिन की लो स्पिन। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहां देख रहे हैं ना, समझिए फिर हाफ हाफ करके, क्योंकि एक अपवार्ड जो होगा उसका होता है प्लस हाफ। तो यहाँ 4 हाफ है ना, तो यहाँ 2 आ गया, जबकि यहाँ पर प्लस हाफ होता, नीचे का माइनस हाफ होता, तो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया, स्पिन वैल्यू 0 हो गया, तो लो स्पिन हो गया। इसमें वैल्यू हाई हो गया तो हाई स्पिन हो गया। और इसमें कौन डी भाग लिया हाइब्रिडेशन में, ये तो डी नहीं पार्ट किया है, बाहर का डी भाग लिया है। इसको हम लोग कहते हैं एन डी, इसको क्या कहते हैं n-1d। तो इसको हम लोग क्या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो इस केस में हम लोग का ये सारा प्रॉपर्टी हो गया, किसके लिए, किसके लिए, अकॉर्डिंग टू क्यों वीवीटी हो गया। अब आप लोग इसी पर बेस्ड है, टॉपिक्स है, आप खुद अपने से बनाइएगा। ये हम कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, दोनों में कंपेयर करना है। वो जो कंपेयर कीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, NiCl4 है, और यहां पर 2 इसको किसके साथ कंपेयर कीजिएगा, आपका होमवर्क हुआ NiCN4 के साथ, इसको कंपेयर करना है। इसमें भी कितना माइनस, 2 ये दोनों का कंपेयर करना है। इस कंपेयर करके यहां पर आप उसको बनाइएगा, कैसे होगा। तो ये इस केस में यहां P होता है, एक्सपेरिमेंटल बता देते हैं, यहां पर क्या होता है, D होता है। आप पूरा डिटेल डी समझ गए, P फॉर पैरामैग्नेटिक, P फॉर पैरामैग्नेटिक, और ये D फॉर क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। इसको आप दोनों बनाइएगा। आप लोग ये दोनों का कंपेयर, अभी कंपेयर किए हैं ना, अब देखिएगा क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है, कैसे कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से बना के कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन ये हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन ये, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब ये थ्योरी तो हम वैलेंस बॉन्ड पढ़ लिए, अब इसका डिफेक्ट से जो डिफेक्ट्स हम नोट करके समझा देते हैं 2 मिनट।
हाँ, अब हम लोग चलें लिमिटेशंस पर। लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या लिमिटेशंस है, इस पर हम लोग जान लें। जैसे थ्योरीज तो पढ़े ही होंगे, और इसमें लिमिटेशन क्या है। देखिए, सबसे पहला लिमिटेशन है माने जो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है कलर्स इम्पार्ट करता है, लेकिन कलर के बारे में ये थ्योरी कोई आइडिया नहीं दी है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला लिमिटेशन नंबर 1 कि करीब करीब सभी कंपाउंड कलर्स होते हैं, कुछ सिस्टम छोड़ के, जैसे D0 D10 सिस्टम सब छोड़ के कम नहीं होगा। तो उसके मैंने कलर के बारे में बेसिक जो आइडिया है उसके बारे में अपने थ्योरी में कहीं वो चर्चा नहीं की है। नेक्स्ट होगा कि ये थ्योरी जो है तो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन जो होता है मैग्नेटिक डाटा कि कौन ज्यादा, जैसे दो मैग्नेटिक दोनों पैरामैग्नेटिक है तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा, किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, किसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा, उसके बारे में जो गॉस बैलेंस एक मशीन जैसे पता है ना बाई एक्सपेरिमेंट लिखे हैं तो उसके द्वारा पता लगता है, लेकिन ये थ्योरी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। तीसरा कहता है कि एग्जैक्ट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 है तो उसका क्या ज्योमेट्री होगा, उस केस में ये फेल हो जाता है। जैसे देखिए CuNH3 का होल 4 आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स को 2+ है, तो इसमें टेट्राहाइड्रल होता है अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन जब हम एक्सरे इस पर डालते हैं, एक्सरे एनालिसिस करते हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, तो ये भी डिफरेंस हो गया। और नेक्स्ट है इट पोजेज लार्ज नंबर ऑफ एजम्पशन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, हाइपोलिगेट, हाइपरलिगेट, लो स्पिन, हाई पिन और ऑर्बिटल ऑर्डर, बहुत ढेर सारा पोजीशन पर है, इसीलिए जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और नेक्स्ट है इट फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, कौन स्टेबल, 4 कॉम्प्लेक्स है, व्हिच वन इज मोर स्टेबल, व्हिच वन इज लेस स्टेबल, जो थर्मोडायनामिक के हिसाब से, हीट के हिसाब से, या रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स के हिसाब से, काइनेटिक्स मींस क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल है, इसका ये थ्योरी हम लोग को कोई आइडिया नहीं दिया। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, अभी बोले हैं ना वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग, अभी देखे थे अमोनिया केस में पेयर्ड हो गया था, अमोनिया कोई बाहर से लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आया, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया तो हम अपने घर के बच्चे को क्या किए, अरेंज कर लिए, और फ्लोरीन आ रहा था बाहर से, गेस्ट आया, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आया तो घर के बच्चे को अरेंज नहीं किए, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर ही गेस्ट हुआ। तो अब किस केस में क्यों, तो यहां पर फ्लोरीन वीक लिगेंड है और यहां पर क्या अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन इसके बारे में कोई डिस्टिंग्विश ये थ्योरी हमको नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब डिफेक्ट्स आप समझे होंगे, इसको फिर एक बार पढ़िएगा बढ़िया से। अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप पूछिएगा, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आप पढ़िए, पूछिए, पढ़ने का बहुत अच्छा आप लोग को समय मिला है, पूछिए। और आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जो होमवर्क मिला है उसको कंप्लीट कीजिए। हम कोशिश किए हैं अपने बेहतर ढंग से समझाने का, तभी कोई अगर समस्या तो कुछ ना कुछ होता ही, जब समझने की कोशिश कीजिए तो कुछ प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।